जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ उसमें छत्तीसगढ़ के व्यापारी दिनेश मेमारियन की भी जो है मौत हो गई थी। उनकी फैमिली हमारे साथ है, उनके लड़के शौर्य मेमारियन, उनकी जो है वो पत्नी हमारे साथ है। हम सीधा उनसे बात करते हैं। कब आप लोग जम्मू कश्मीर के लिए रायपुर से निकले थे? हम लोग 18 की सुबह निकले थे। 18 से 16 का हमारा था। 10-12 साल से मेरे पति की इच्छा थी वैष्णो देवी के दर्शन करने की, और कुछ वहाँ बापू की कथा होने वाली थी, तो वो भी हमारे परिचितों की थी। तो ऐसा लगा कि इतने साल से रुका हुआ है तो भगवान की कृपा से दोनों काम हो जाएगा। तो हम 18 को निकले बाय फ्लाइट, हम पहुँचे। फिर हम 19 को शौर्य हम लोग 19 को हमने वैष्णो देवी किया। हमारा भगवान की दया से वैष्णो देवी में सारे दर्शन अच्छे से हुए। वैष्णो देवी के, भैरव बाबा के नीचे जो एक और मंदिर है वो भी हम किए, रात को स्टे किए। फिर नेक्स्ट डे हम निकले पहलगांव के लिए। लेकिन बोलते ना कहीं हमारे देवी पितर होते हैं, वहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा कि लैंडस्लाइड हुआ था, 15 गाड़ियों का या कुछ हुआ था, तो हम फंस गए थे। तो हम एक जगह वहाँ पे क्या कोट, सनक कोट या कुछ था, वहाँ हम रुके, नाइट स्टे किए। अगले दिन फिर जो बड़ा रास्ता था जो बहुत घूम के जाता है, क्या पीर की गली, हमारे ड्राइवर साहब बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमको हेल्प किया और पीर की गली से लेके गए। तो वहाँ भी वो रास्ता ब्लॉक हो गया, बर्फबारी होने से, बहुत स्नोफॉल या कुछ हुआ था। आई एग्जैक्टली एक्चुअली आई एम नॉट इन सिचुएशन टू रिकॉल, आई एम सो सॉरी। तो हम फिर नेक्स्ट डे निकले, हमारी प्लानिंग थी हम, और 22 को शौर्य, 19th ये हुआ, 20th हम फिर से निकले, और 21st हम कहाँ थे शौर्य? 21st हम पहुंचे। मैं थोड़ा सा सेंसेस में नहीं, आई एम वेरी सॉरी। 21st को हम पहलगांव पहुंचे 3-4 बजे, बट हम बहुत थक गए थे, तो उस दिन हम स्टे किए थे। 22 को हम निकले पहलगांव में सारे स्पॉट्स जो थे उसका सर्वे के लिए, एंड जो मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं वो हमारा लास्ट स्पॉट था। उसको करके हम 1 बजे वहां से गुलमार्ग के लिए निकलने वाले थे, बट एज वी हैव अ वेरी हार्ड लक, बैड लक, व्हाटएवर, हम 1 घंटा लेट हो गए। करते करते 2 बज गया था हमें। मेरे बच्चे कुछ कर रहे थे, मैंने और मेरे हस्बैंड ने जिस घड़ी देखा ही कि 2 बज गया है, लेट हो गया, हमें निकलना चाहिए। बट माई डॉटर वॉज डूइंग जिप लाइनिंग, तो करने गई थी, नहीं कर पाई। जो भी थे ये लेके गए थे, तो काफी दूरी पे था वो, तो शौर्य दूर थे। लक्षिता जिप लाइन के एज पे थी जहाँ पे बंजी जंपिंग हो रही थी, तो वो बंजी जंपिंग करना चाहती थी। एंड विद दैट वेरी डेट टाइम मुझे वॉशरूम जाने की इच्छा हुई, तो मेरे हस्बैंड डॉटर हम वॉशरूम की तरफ बढ़े। तो मैंने कहा 2 बज गया, दिनेश लेट हो रहा है, आप लक्षिता को बंजी जंपिंग करा दीजिए, मैं वॉशरूम जाके आती हूँ। सर मैं वॉशरूम, मेरा जाना हुआ, मेरे हस्बैंड ने बोला मोबाइल रख लो, बैग रखो। मैंने कहा वॉशरूम इतनी छोटी सी है, मैं नहीं जा पाऊंगी, मैं आती, उसमें नेटवर्क भी नहीं है। जैसे ही वॉशरूम में घुसी, फायरिंग की आवाज़ आई, बट क्योंकि वहाँ एक्टिविटीज़ हुई थी तो मैं नहीं उम्मीद करी थी कि जब मैं बाहर निकलूंगी मुझे ये देखने को मिलेगा। तो ये 3 फायरिंग सुनी मैंने, बट मैं नॉर्मली यार मैं जब बाहर निकली तो मुझे जो साथ में टूरिस्ट उन्होंने बताया कि टेररिस्ट का अटैक हो गया। एक बार समझ में तो नहीं आया, मैं भागना चाहती थी अपने पति बच्चों की तरफ। फिर उन्होंने कहा कि आप वहाँ मत जाइए, वहाँ कोई नहीं है। मतलब मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के नीचे नहीं जाएंगे, वो वहीं होंगे। बोले आप लेट हो, 3-4 फायरिंग हो चुकी। बोले हाँ मैंने 3 सुना, मुझे जगह एक्टिविटीज़ हो रही है। तो उन्होंने मुझे फिर हाथ पकड़ के, सब एक दूसरे को हेल्प करे थे लेके जाने के लिए। तो वो घसीटते, गिरते, पड़ते, वो गॉज को फाड़ते हुए, वी जस्ट रनिंग। मैं गिरी, लोगों ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे घसीट के नीचे उतारा, बहुत कुछ हुआ। एंड पूरा होल टाइम आई वॉज ट्राइंग टू कॉल माई हस्बैंड, माई डॉटर, माई सन एंड माई सेल्फ ऑल्सो, बिकॉज मेरा फ़ोन भी उनके पास था, ना मेरे पास कैश था ना मेरे पास फ़ोन था। बट आई वॉज लकी इनफ कि मुझे कोई मिले, उनके फ़ोन में नेटवर्क था। मुझे मेरे बेटे का नंबर कैसे याद आया मुझे नहीं पता। मैंने इसको कॉल किया, बहुत देर लगाने के बाद शायद इनको कॉल लगा, तो इन्होंने कहा मम्मी मैं तो नीचे आ गया हूँ। तो आई वाज लाइक शॉक कि ये नीचे है, तो फिर श्योर दिनेश कहाँ है? आई वाज लाइक शाउटिंग दैट टाइम ऑल्सो, हम वहाँ थे, बट आई वाज शाउटिंग ऑन माय सन कि शॉट तुम पापा साथ क्यों नहीं हो? तो देखिए मम्मी मेरे बगल से फायरिंग हुई है, मेरे शर्ट पे ब्लड का स्टेन था, एक घोड़े वाले भैया थे वो मुझे नीचे लेकर आए। तो सॉर्टेड, मेरा बच्चा मुझे मिल गया एटलीस्ट। तो मम्मी आप नीचे आओ, फिर हम बात करते हैं। फिर किसी तरह से जो जिनका फ़ोन था ट्रैक करते करते जिनकी हेल्प ली हम नीचे पहुँचे,
उसके बाद फिर शौर ने मुझे ड्राइवर भैया को हैंड ओवर किया। जो हमारे ड्राइवर थे, मैं उनका नाम ज़रूर लेना चाहूँगी, सोहेब भाई। वो मुझे लगता है कि अगर कुछ बुराई होती है, कुछ घटना होती है, तो भगवान हमारे लिए एक बंदा भेजता है। तो मेरे लिए वो भगवान का रूप था, क्योंकि एक अनजानी ऐसी स्थिति में आपको कोई एक हेल्प करनी चाहिए होता है कि मैं एक अकेली लेडी हूँ, मेरा बच्चा अपने पापा को ढूंढने निकला, तो मैं किसका मुंह देखूँ, ना फ़ोन है ना कुछ है। उन्होंने मेरी बहुत मदद की, फिर वो मुझे संभाले। शौर मुझे हैंड ओवर उनको करके गए। ये बोले मैं मम्मी ऊपर जा रहा हूँ, मैं पापा को देखता हूँ। मैंने कहा तुम ऊपर कैसे जाओगे, मैं भी चलूंगी। तो देखिए मम्मी अपन हैंडल नहीं कर सकते। एंड मैं बहुत बुरी स्थिति में थी, मतलब कीचड़ में फंसे, सब कुछ गंदगी, मैं सेंसेस में नहीं था, कॉन्स्टेंट क्राइंग लाइक एनीथिंग। मुझे बहुत लगा था मूवी चल रही, शायद ये अब एंड हो जाएगा। उसके बाद आई रिमेम्बर कि थोड़ा देर बाद फिर शायद कोई अनाउंसमेंट हुआ। मैं जगह जगह पूछता मिसिंग, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है कि क्या स्थिति थी। 4 बजे के आसपास मेरे हस्बैंड का कॉल डायल हुआ। अप्रॉक्सीमेटली मैं कंफर्म में नहीं बता सकूंगी, वही ड्राइवर के फ़ोन से मैंने किया। ड्राइवर का फ़ोन था, इनका था, वो जो हेल्प किया वो चले गए। तो 4 बजे के आसपास मेरे हस्बैंड के फ़ोन में रिंग हुआ। फिर एक बंदे ने उठाया। जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि चार्ज पे फ़ोन लगा है। मैंने कहा नॉट पॉसिबल कि एट दिस आवर मेरे हस्बैंड फ़ोन चार्ज करेंगे, आप हो को ना बताइए हुआ क्या है। तो वो कुछ बोले ही नहीं। तो फिर उन्होंने ड्राइवर साहब को बोला कि आई थिंक ये मतलब आपकी लैंग्वेज समझेंगे, कश्मीरी मेरे को शायद नहीं आता। तो जब उन्होंने बात किया, उनसे बात करके उन्होंने बोला कि ये बोल रहे हैं कि दोनों को घोड़े में नीचे भेज दिए। बट कहानी ये थी कि उनको बता दिया गया था कि शायद शॉर्ट हुए, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। तो वो बोले भेज दिया गया। तो अब आप सोच रहे हो ना कि मेरे हस्बैंड बच्चे तो नीचे आएंगे, मैं वेट कर रही हूँ। आई थिंक वो पूरे सराउंडिंग में बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन मैं गेट पे ही बहुत देर तक बैठी हुई थी। बीइंग अ लेडी अकेले, वहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल थे। कोई मुझे पानी दे रहा था, कोई मुझे चाय दे रहा था, नॉन स्टॉप। उसके बाद आई थिंक टाइम मैं नहीं बता पाऊंगी, बहुत देर के बाद कुछ लोगों को, जख्मी लोगों को नीचे लाया गया। मुझे पता चला, मैं वापस हॉस्पिटल की तरफ भागी तो मुझे मेरी बेटी खून में लथपथ दिखी। उसके हाथ में कट था, कपड़े फटे हुए थे, खून अगल बगल वालों का था, उसका नहीं था, कीचड़ था। तो मैंने पूछा लक्ष्यता, 2 मिनट से कंसोल किया। देन आई आस्क्ड वेयर इज पापा। तो सिर्फ मम्मी पापा को शॉट हुआ है। एंड आई वाज लाइक 2 मिनट मेरे को समझ नहीं आया, क्योंकि मेरे हस्बैंड को थ्रोम्बोसिस एक इशू होती है, वो होती है जिसमें आपका ब्लड क्लॉट होता है। तो आपको एक मेडिसिन लेनी पड़ती है जिसमें आपको अपना ब्लड पतला रखना पड़ता है। शायद मैं कुछ चीज़ें ऊटपटांग बोलूँ, मुझे नहीं पता, बट ऐसा है। तो अगर उनको चोट भी लगती है तो हमको ध्यान रखना पड़ता है कि उनको चोट न लगे, उनकी खून बंद नहीं होती है। तो कहने की मुझे टेंशन हो गया कि अगर इनको चोट लगी है, इनका तो खून ही नहीं बंद होगा। तो मैं लक्षिता को फिर थोड़ा, वहाँ जो लोग थे हेल्पफुल थे, उन्होंने हैंड ओवर किया। फिर ड्राइवर भैया को किया, वो आधा घंटा ये सब चला। फिर पुलिस वालों को बताने की कि मेरे हस्बैंड को गोली लगी है, प्लीज़ हेल्प, मेरे हस्बैंड कहाँ हैं। एंड दिनेश का नाम कहीं भी नहीं था। उन्होंने बोला आप चेक करिए। मैं पूरे हॉस्पिटल में ढूंढी, सब जगह ढूंढी, नहीं था। तो उन्होंने कहा मैडम और आने वाले हैं, आप रुक जाइए, आ रहे हैं। कुछ लोग और भी कहीं कहीं गए हैं। बहुत देर तक मैं घूमी, सबसे हेल्प मांगी थी, सब बोले मैम सब कुछ होगा, आप रुकिए। तो फिर उसके बाद हम तीनों को उन्होंने क्लब हाउस भेजा कि आप लोग यहाँ से सुरक्षित जगह चल जाइए, माहौल ठीक नहीं है, बच्ची भी रिलैक्स हो जाए। तो उनकी बात भी मानना जरूरी था, क्योंकि इतना हौच पौच हो चुका था, वहाँ क्योस था। तो उनको लगा आप लोग बच्चे जिनके मिल गए उनको हम एक बार संभालें। तो हम तीनों अपनी गाड़ी लेके सोहेब भाई के साथ में पहलगांव का क्लब गए शौर्य। देन क्लब में थोड़ा देर बैठने के बाद नहीं मन माना कि नहीं, मैं यहाँ नहीं बैठ के रह सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं वहाँ देखूँ कि हो क्या रहा है, शायद मैं मिस कर जाऊँ, क्योंकि कोई दिनेश को नहीं जानते। दिनेश कहाँ मुझे ढूंढेंगे, बस फ़ोन नहीं है, दिनेश कैसे करेंगे। तो मैंने शौर को बोला हम चलते हैं। तो हम वहाँ स्पॉट पे गए। तो उन्होंने कहा मैडम आप कार पार्किंग में लगा के आप वेट कर सकते हो। उसके बाद क्या हुआ, मिसिंग, मेरा दिमाग ब्लैंक हो रहा। शौर्य से बात करते हैं, शौर्य बताएंगे वहाँ की कहानी। उसके बाद कार में मैंने पार्किंग में मम्मी और बहन को बैठाया शोएब भाई के पास पे। फिर मैं बाहर गया तो बातें चल रही थी कि कुछ लोगों को कहा जा रहा था कि अनंतनाग के जीएमसी हॉस्पिटल लेके जा रहे शायद तक, और कुछ लोगों को डायरेक्ट चॉपर से श्रीनगर ले जाया जा रहे। तो उसी में हम नीचे ही थे, वहाँ पे एक ऑफिसर थे, उनके पास में वो लिस्ट आते जा रही थी। तो उसमें हम चेक कर रहे थे बार बार नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उतने में ही फिर मैं, सारी दुकानें तो बंद हो गई थी, तो मैंने वहीं बोला कि मेरे को एक फ़ोन चाहिए, बस कुछ भी करके एक फ़ोन और एक सिम। तो वहाँ पे कोई एक अंकल थे, उन्होंने अपनी दुकान खोली, पुलिस वालों से बात करके मेरे को एक फ़ोन और एक सिम दिया। तो मैंने बोले कि मम्मी को दिया
और उनका नंबर घर वालों को दिया ताकि मम्मी घर वालों से बात कर पाए। उतने हम वहीं पे घूम रहे थे बार बार थोड़े बड़े कॉल्स आ रहे इधर उधर से कि क्या हुआ है कैसा है। कॉल्स हमारे पास बहुत आए, नया नंबर था, आइडेंटिफिकेशन के लिए हम ही दे रहे थे, बट वी आर रियली ब्लेस्ड कि छत्तीसगढ़ से हो, श्रीनगर से हो, पहलगांव से हो, सब जगह से हमारे रिलेटिव्स भी वहाँ थे। ये सब होने के बाद मैंने जब दिलक्षणा ने बताया तो मैंने 2 कॉल किया, आई थिंक एक अपनी मॉम को किया क्योंकि नंबर मेरे पास नहीं था, और एक कॉल किया था मैंने अपने जेठ जी को बताने के लिए कि भैया दिनेश का ऐसा ऐसा हुआ है। तो मम्मी को कॉल करते मेरी जो फैमिली जिनका बापू की कथा होती वो मुझे हेल्प किए, सब गाइडलाइन सेट किए मेरे लिए, सब कुछ किया उन्होंने। तो वहाँ की सिस्टम ने सबने बहुत सपोर्ट किया, बहुत फ़ोन बजा, सबने बहुत किया बोलूँगी मैं, बट फिर भी ये सपोर्ट तब तक सक्सेस नहीं जब तक मुझे मेरा हस्बैंड नहीं मिल जाता। हम ढूंढ ही रहे थे, माई सन वॉज ऑल्सो लाइक होल टाइम वो चौक पे खड़े थे, मैं भी एक लेडी थी बट मैं खड़ी थी क्योंकि मेरा मन नहीं मान रहा था भैया। एक होटल वाले वहाँ पे थे, माई डॉटर वॉज हंग्री, शी वॉज नॉट फीलिंग वेल, वहाँ उसको बैठा के उन्होंने चाय पिलाया या खिलाया। तो वहीं पे ना बहुत सारे एक गाड़ी आई पुलिस वालों की, किनके वेश में थी मुझे नहीं याद आ रहा, तो मैंने उनको पूछा कि भैया आप लोग ऊपर से आए हैं, दिनेश मेरे हस्बैंड का नाम है, तो बोले हमको नहीं पता, तो बोले हम नहीं बता सकते। उससे पहले भी कई लोगों ने बोला तो हमने डिस्क्रिप्शन दिया था, उससे पहले हमारे पास एक कॉल भी आया था, कॉल भी आए थे डिस्क्रिप्शन के लिए, हम फोटो सेंड की थी हमने। फिर ऊपर से ब्लैक ड्रेस में कमांडोज वगैरह नीचे आने लगे, पुलिस वाले आने लगे, उनकी गाड़ियां वगैरह सवारी थी साइड से। तो हम पूछे तो बोले हम पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, हम नहीं दे सकते, आपको जो है अंदर पता चलेगा। तो वहीं पे रुके थे। लाइक थोड़ा सा लकी, लेकिन ये लास्ट है, सब नीचे आ गए। बोला तो मैंने मेरे हस्बैंड का डिस्क्रिप्शन ये है, तो पता नहीं बोलते 6 सेंस शायद वर्क करता, तो मुझे लगा उनके जेस्चर से लगा कि शायद वो डिस्क्रिप्शन समझ रहे हैं या वो बता रहे हैं कि अगर आपको दिनेश अग्रवाल का नाम कहीं नहीं है तो दैट मीन्स आई कुड सेंस कि कुछ मिसहैप हो चुका है हमारे साथ में। मेरे सन समझ गए थे कहने कि कुछ है, लेकिन बोलते ना आप हमेशा चाहते हो कि शायद आप कुछ पॉजिटिव हो। उसके बाद कितना देर में हमारे पास आई, अराउंड 7 बजे के बाद पे एक अननोन नंबर से ही कॉल आता है मेरे को कि आप एक बार अंदर आ जाइए। 7 to 8 के बीच पे थोड़ा टाइमिंग। तो मैं मम्मी को बोला आप कार में बैठो थोड़ी देर, मम्मी को कार में बैठा, मैं अंदर गया। तो अंदर पे बॉडीज आ रही थी, मैं साइड से गया, मैं फोन दिखाया नंबर से मेरे को कॉल है, तो मेरे को वो थोड़ा सा पीछे घुमा के अंदर लेके गए। फिर उनके कुछ लैंग्वेज में बात की, मेरे को नहीं समझा। फिर मेरे को टर्न कराए तो मेरे को सामने पापा का पैर दिखा, पापा का मोजे से मैंने पहचाना, बोले पापा हैं क्योंकि पापा का एक ही शौक से मेरे को पता है। तो वहां से पहचाना, मैं गया पापा के पास, 2 मिनट पैर के पास खड़ा था, फिर खड़ा रहा वहाँ पे 5 मिनट तक। उसके बाद में मैंने ऐसा फेस देखा पापा का, वाइट शीट हटाई। थोड़ी देर बाद फिर मम्मी को कॉल किया, मम्मी को बोला बस आप एक बार अंदर आ जाओ, कुछ नहीं पता लगा, बस एक बार अंदर आ जाइए आप। तो मम्मी तब अंदर आई, वहीं से मम्मी के आँख में आंसू आ गया था, वहीं से मैं समझ गया। धीरे से अंदर लाया, फिर मम्मी को दिखाया कि यहाँ पे पापा थे। जब गोली चली तो आपके भी शर्ट में कुछ छींटे आए थे, वो क्या वाकया था थोड़ा बताएंगे? वहाँ पे ऐसा जब हम ऊपर आए ना तो एंट्रेंस के पास में जिपलाइन की एंडिंग है और वो दूर पे जिपलाइन का स्टार्टिंग है। तो मेरी बहन बोली मेरे को जिपलाइन करनी है, तो मैं उसको जिपलाइन के लिए लेके गया। उसको ऊपर करे हम जिपलाइन के लिए, पर उसको डर लगा हाइट से, तो बोली भैया मैं नहीं कर पाऊंगी, वो सामने मेरे को ट्रैम्पोलिन करना है। तो मैं उसको नीचे लाया, मैं बोला यहाँ से सामने सीधा पापा है, पापा के पास जा तू, मैं साइड में काउंटर्स देखते हुए आता हूँ, फिर अपन कुछ यहाँ से खा के निकल लेंगे नीचे। तो वो वहां गए, मैं यहाँ पे काउंटर्स के पास खड़े होकर ऐसे देख रहा था, देखते देखते मैं आगे चला। तो मेरे पीछे इस साइड में कोई अंकल थे, वो अंकल को शॉट हुआ क्योंकि वो एक आध बार आवाज पहले आई। अच्छा। तो मैं समझा नहीं कुछ, मेरे को क्या पता जी कि फायरिंग हो रही, आवाज आई, मेरे को नहीं पता फायरिंग, क्योंकि फायरिंग होती बदरमश थी, वो नॉर्मल था। तो उनको शॉट हुआ, तो मेरे यहाँ पे ब्लड के छींटे आए। तो मैं पूछा तो रेड था, मैं देखा यहाँ पे अंकल थे। तो मेरे को सामने से किसी ने धक्का दिया, तो मैं पीछे गया और टेबल्स के नीचे लेटा, और भी पब्लिक थी। तो पर टेबल्स में उनकी प्लास्टिक, तो बुलेट से ना टेबल ही हिल रही थी पूरी। तो हम रेंगते वो साइड का गेट है, गेट पे गया, गेट पे हॉर्सेस वगैरह वहाँ पे पार्क होते। तो वहाँ पे मेरे हॉर्स वाले ने मेरे को देख लिया, मैं वहां से कॉल लगा रहा, मैं अंदर नहीं जा पा रहा क्योंकि सामने से फायरिंग हो रही है। फिर शायद तक वो लोग वहां पे भी आ गए थे हॉर्सेस के पास, पे हॉर्सेस को भी किल किया। तो मेरे घोड़े वाले ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे को दौड़ाते हुए नीचे लेके आ गया।
तो मैं नीचे आके रुका था, वहीं जहाँ से नीचे उतरते हैं वहीं पे मैं बैठा हुआ था कि जहाँ सवारी देख रहा हूँ, कॉल पे कॉल लगा रहा, ऊपर नेटवर्क इशू है, नीचे है कॉल लग ही नहीं रहा किसी का, एक भी कॉल नहीं। तो थोड़ी देर मम्मी आई, फिर और कॉल पे कॉल, फिर थोड़ी देर बाद ऐसे बहन का कॉल आता है मेरे को रोते रोते कि भैया मेरे हाथ पे कट लगा है, पापा को गोली लगी है। क्या बताया उन्होंने, कहाँ पे गोली लगी? वो कुछ नहीं, रो रही थी, किसी कॉल, फिर किसी अंकल ने कॉल लिया, बोले हाँ भैया हम नीचे ही आ रहे हैं, आप रेस्क्यू वालों के पास में रहिए। तो एक साइड में वो आर्मी वाला था, वहां से मैं ये हॉस्पिटल के पास पे गए, तो वहां पे बहन मिली। बहन ने बताया कि बहन और पापा साथ पे थे, बहन पापा का हाथ पकड़ के खड़ी थी ट्रैम्पोलिन के सामने में। कोई एक बंदा आया गन लेके भागते भागते सामने में, उसने पापा को बोला कलमा पढ़ने को। पहले क्या बोला आतंकी ने गोली मारने से पहले? आए बोले कलमा पढ़िए। अच्छा, फादर को बोला? फादर को बोला, तो नहीं पता पापा को, जी बिल्कुल। तो पापा ने अपना चश्मा और कैप निकाली, ओके। उतने में शॉट कर दिया। तो पहले गोली चलाने से पहले उन्होंने पूछा कि कलमा पढ़िए, उसके बाद फायर किया। उसके बाद फायर किया, पापा को शॉट किया, पापा गिरे। बहन थी बाजू में, कोई अंकल जी थे, उन्होंने बहन को ऐसा पकड़ा पीछे में, तो वो अंकल जी को भी उन्होंने बोला कलमा पढ़िए। अच्छा, जो आपकी बहन है उनको अंकल ने पकड़ा? पापा थे पीछे में, कोई अंकल जी थे, जी। तो पापा को शॉट, तो अंकल ने बहन को पकड़ लिया, बहन डर गई बोली, ठीक। तो वो अंकल जी को बोला कलमा पढ़िए। अच्छा, उनसे भी सेम सवाल किया? सवाल हुआ, जी। तो उनको भी नहीं पता था, तो उनको सर में शॉट किया गया सीधा। ओके, मतलब सबसे फायर करने से पहले वो कलमा पढ़ने की बात कह रहे थे? कोई तीसरा बंदा भी था पीछे पे, अच्छा। उनको बोला गया कलमा पढ़िए, उन्होंने पढ़ दी। अच्छा। उनको बोला आप जाइए। अच्छा, तो जिन्होंने कलमा पढ़ दिया उन्हें छोड़ दिया? दिया गया, और बच्चों को और लेडीज को नहीं कर रहे थे, क्योंकि बहन एक बात ये है, जिन्होंने कलमा पढ़ा उन्होंने हमारे बच्चों को बचाया, वही हमारी बेटी को और वो ग्रुप को बचा के लेकर आए। जी। जिन्होंने कलमा पढ़ा उन्होंने ही बचाया, ये बहुत अच्छी बात है। मेरी बेटी को वो बचा के वही लाए, जी। और लक्ष्य को एक लाइन सिखाया भी, बेटा अगर पूछे तो आप ही बोल देना, दूसरा दिन मत आए कि आप घबराहट में भूल गए हो। जी जी। मेरी बेटी को उन्होंने एक लाइन भी सिखाया कि बेटा अगर वो मिले तो आप लाइन बोल। तो ये जब पूरा इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद जब आप लोगों की बातचीत हो गई होगी आपस में, 3 लोग जो बैठ के बात किए होंगे, लक्षिता ने क्या बताया आपको, कैसे वो घटना हुई थी, वो कहाँ कहाँ बैठे थे? आप तो दूसरी जगह थे, आप भी दूसरी जगह पे थे। मैंने आपको जो बताया ना जी। कि कलमा वगैरह वाला, मैं तो नीचे था। जी, आप नहीं थे। उसने मेरे को जितना, उसकी भी आप कंडीशन समझ पा रहे, जी जी। तो उसने मेरे को जितना बताया मैंने आपको वो चीज बता दी है। उनके भी हाथ में थोड़ी चोट लगी है। वो जब उनको, वो अंकल थे ना जिन्होंने कलमा पढ़ दी, वही उनको ला रहे थे, तो उस समय क्या गेट एंड में था, तो जितने भी लोग बच गए थे वो लोग फेंस को पार कर रहे थे, तो पार करते करते उनके हाथ पे कट आ गया। अच्छा, वो चोट है उनके हाथ, लक्कू के हाथ पे। तो इस घटना के बाद कितना सपोर्ट मिला वहाँ लोकल लेवल पे, या छत्तीसगढ़ सरकार से या भारत सरकार से? कि सपोर्ट मिला, तब मैं आज आपके सामने बैठी हूँ अपने दोनों बच्चों को लेकर। सपोर्ट तो मिला, देखिए सरकार वाली बात तो मैं क्या बताऊँ। देखिए मेरा फ़ोन, बैग, कैश सब मेरे हस्बैंड के पास था। जी। मैंने नया नंबर लिया, मेरे पास नंबर ही नहीं है, तो अगर मुझे सरकार मेरी कहीं मदद करने के लिए कॉल कर रही होगी तो वो मुझ तक पहुंच नहीं पा रही है। और कहीं कुछ है तो देखिए मैं अभी अनजान बैठी हूँ मेरे घर पे, मैं मेरे पति के गम में हूँ, अपना घर अपना बच्चा संभाल रही हूँ। तो क्यों नहीं करेगी हमारी सरकार, करेगी जब, क्यों नहीं करेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद दिनेश को शहीदों का दर्जा दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से हमें श्रीनगर से विदा किया गया, शहीदों वाली सब कुछ इज्जत दी गई, आप लोग ने सब देखा ही है टीवी में, तो बस शहीदों का दर्जा मिल जाए, मेरे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो जाए, यही तो है, करेगी सरकार हमारी, मुझे उम्मीद है। कल अंतिम संस्कार में मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे, एयरपोर्ट जब आया तब कई मंत्री भी थे वहाँ पे। सब आए, मैं अपने बिल्कुल भी होशो हवास में नहीं थी सर, लेकिन हाँ मुझे बाद में पता चला कि सर आए, सब आए, सीएम सर का फोन आया, डिप्टी सीएम का फोन आया, कि पता नहीं, मुझे नहीं पता सर, फोन आ रहे थे, तुम दिनेश के ब्याह पे तो हमें थैंक यू बोलना पड़ेगा, मेरे बेटे थे, सबका फोन बज रहा था, रमन सिंह जी भी आए थे, और हमारे जो हैं अभी प्रेजेंट सीएम उनका भी आया था, डीएम सर भी आए थे, सबका फोन आया, सब आए भी, सब कुछ चल रहा है सर। देखिए कमी कहीं से कुछ भी नहीं आ रही है, कमी कहीं कुछ नहीं आ रही है।
एक परिवार का मुखिया जो है वो आप लोगों ने खोया है और अभी बच्चों का जो है फ्यूचर बहुत आगे है। ये 19 साल के हैं, आपकी बेटी की बात करें तो वो 12-13 साल की हैं। तो इसके लेकर जो है वो कुछ उम्मीद आपको सरकार से और आपके बेहतर भविष्य के लिए? देखिए सर, इस बात का तो अभी हम उस स्टेट में ही नहीं है कि हम इस बात का कुछ सोचें। जी। अभी पापा की उसमें ही है हम कि अभी ये सब चीज़ें आ नहीं रही दिमाग में, हमको कुछ चल नहीं पा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है कि हम फ्यूचर का सोचे कुछ भी। पर जो भी है इतना पता है कि सरकार ने हमको इतनी मदद की है पापा को वहाँ से लाने में, यहाँ तक कि मैं अभी भी सब आए हैं, तो हमको भरोसा है अपनी सरकार पे पूरी कि वो करेगी। एक रोड का नाम भी आपके फादर के नाम पे जो है वो करने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। हाँ, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि एक रोड या चौक में से हाँ। एक फादर के नाम पे किया जाएगा, की थी। कुछ अदर स्टेट से भी जो गए थे वहाँ सिविलियंस, उनकी भी जो है वो हत्या की गई आतंकवादी द्वारा। वहाँ से भी मांग उठ रही है लगातार कि उनको भी शहीद का दर्जा दिया जाए, कुछ नौकरी दी जाए, कुछ मुआवजा दिया जाए। इसको लेकर आप? मैं नहीं बता पाऊंगी क्योंकि मैं तो अभी दुनिया से अनजान हूँ। मेरे घर के गली के बाहर ही क्या हो रहा है मुझे वो नहीं पता भैया, तो मैं दूसरे स्टेट्स का तो कैसे बता सकती हूँ। शहीदों का दर्जा तो बिना कहे अभी कुछ हद तक सरकार ने दे ही दिया। जब अमित शाह जी आके इतना इज्जत से हमें आज विदाई दी है तो मुझे लगता है वो शहीद ही हो गए मेरे पति। तो बस उसका जो एक लीगल तरीके से सम्मान मिलना है, मुझे उम्मीद है कि मुझे जरूर मिलेगा, मेरे पति को जरूर मिलेगा। उसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं कुछ कमी रखी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आप जब मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई, क्या उन्होंने कहा आपसे? उन्होंने बहुत शांति से हमें सुना। वो कहने नहीं आए थे, वो हमारे साथ आए थे कि हम कहें, हम सुने। जब एक बेटी दुखी होती है तो घर का मुखिया बोलता नहीं, वो सुनता है कि बच्ची तू बोल, क्या बोलना चाहती है। तो हम उसमें बहुत, मुझे कहना चाहिए कि गुस्से में भी थे, दुख में भी थे, हम बहुत कुछ पूछ रहे थे, उनको बता रहे थे और वो बहुत सुकून से सुन रहे थे। तो बोले सब कुछ किया जाएगा, वो सुन रहे थे हमें। वो आए हैं तो वो करने ही आए हैं, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमने सबने अपनी बातें शेयर की और वो बहुत सुकून से शांति से सुने। सब करेंगे कुछ। इस हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक बड़ी बैठक ली और काफी कड़े फैसले लिए हैं पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान के जितने वीजा थे उनको कैंसिल किया गया है। 48 घंटे के अंदर जो पाकिस्तान के लोग यहाँ पे हैं उन्हें जो है वो भारत छोड़कर जाने को कहा गया है। सिंधु जल संधि जो है वो उन्हें स्थगित की है। तो इतने बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं और अब बोला जा रहा है कि एक करारा जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान को, क्योंकि ये हमला बहुत बड़ा। देखिए, हमला बड़ा छोटा मुझे नहीं पता, मेरे घर का नुकसान बहुत बड़ा था। मेरा घर खत्म हो गया, मेरे हस्बैंड चले गए, आई एम अ हाउस वाइफ। तो आई डोंट नो कि वो क्या चल रहा है दुनिया में, क्या जवाब देंगे मुझे नहीं पता सर। मेरा घर अभी बिखर गया है, मेरा बच्चा 19 साल का है, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये सब बातें मुझे कुछ समझ में नहीं आई। आप जो पूछ रहे हो, मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया होगा, वो हमेशा से ही देश के लिए अच्छा करते हैं, तो वो जो बोलेंगे सही बोलेंगे। देखिए सर, लेकिन आप मुझे इसमें मेरी राय मांगेंगे ना, मुझे घर की गली का नहीं पता, तो मैं नहीं बता सकूंगी इसके बारे में कुछ भी। शौर से बात करते हैं, जब आखिरी बार आपकी बात हुई आपके पापा से, क्या बातचीत हुई थी? कहीं जाने की, कहीं घूमने की, कि अब यहाँ घूमेंगे वहाँ घूमेंगे? जब ये इंसिडेंट हुआ उससे पहले जस्ट क्या बात हुई होगी आप दोनों की? उससे पहले हम जो अपन जहाँ पे थे, हम मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं, हाँ। उस वहाँ आने से पहले एक दो जगह और रास्ते में आती है, मेरे को नाम बिल्कुल याद नहीं। तो वहीं से हम घूम के आए थे, नॉर्मली हंसी मजाक चल रहा था, मजाक कर रहे थे अच्छे से, बातें करते करते कि पापा बोल रहे थे लेट हो गई है, चलो घूम लो तुम, थोड़ा खा के निकलते हैं। हंसी मजाक ही चल रहा था और क्या चलेगा। उस दिन घर वालों की एनिवर्सरी थी, उसके लिए बातें चल रही थी, बस उसी में। देखिए ललित, ये है दिनेश मिरानिया के बेटे शौर्य, उनकी पत्नी, जो बोले कि उस दिन जो है वो काफी खुशनुमा माहौल था और जो है एनिवर्सरी की बातें हो रही थी और उसी दरमियान जो है ये आतंकी हमला हुआ और उन्होंने जो है वो अपने पिता को खो दिया, एक पति को खो दिया। तो एक बड़ी दुखद घटना थी ये जम्मू कश्मीर में, जब आतंकवादियों ने हमला किया और करीब 27 पर्यटकों को जो है वो मार दिया। उनकी पत्नी का कहना है कि उनका काफी बड़ा नुकसान हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार, राज्य सरकार का भी जो सहयोग उन्होंने किया है उसका जो है वो धन्यवाद जताया। जी ललित।